प्यारे मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे कारगिल युद्ध और उस समय हमारी भारत की सुरक्षा समस्याएं। ठीक है, चलिए मित्रों, कारगिल जो है, कारगिल के बारे में सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। कारगिल की स्थिति क्या है, उसके बाद आगे हम लोग और ही पढ़ेंगे। हालांकि बहुत ज़्यादा विस्तार में हम इसको नहीं पढ़ेंगे, पार्ट में ही हमको पढ़ना है इसको। देखिए कारगिल की स्थिति, कारगिल की स्थिति क्या है। कारगिल श्रीनगर लेह राजमार्ग के बीच में स्थित है। द्रास, कारगिल, बटालिक आदि सभी स्थान इसी राजमार्ग, जिसका नाम 1A है, इसी पर पड़ते हैं। ठीक है, जो कि श्रीनगर और लेह के बीच का राजमार्ग है। नियंत्रण रेखा के नज़दीक होने के कारण इसका सामरिक महत्व अधिक है। श्रीनगर से द्रास की दूरी 145 किलोमीटर तथा द्रास से कारगिल की दूरी 63 किलोमीटर है। कारगिल का संपूर्ण क्षेत्र बर्फीला बीहड़ के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की पर्वत श्रृंखलाएं 1000 फुट से लेकर 19,000 फुट तक ऊंची हैं। कारगिल से लेह तक का रास्ता सपाट है। कारगिल के एक तरफ पाकिस्तान की और लेह की तरफ जो है चीनी फौजें दिखाई देती हैं। श्रीनगर, जोजिला, कारगिल, लेह राजमार्ग एवं पठानकोट, मनाली, रोहतांग, कलांग, लेह मार्गों का मिलन होने के कारण कारगिल का महत्व अधिक है। सेना की 75% सैन्य आपूर्ति श्रीनगर लेह मार्ग व 25% आपूर्ति पठानकोट लेह राजमार्ग से होती है। इस क्षेत्र की पहाड़ियां सियाचिन ग्लेशियर से अधिक खतरनाक हैं। कारगिल जिला मुख्यालय लद्दाख का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। मई जून महीनों में भी गुमरी, द्रास, कारगिल और बटालिक आदि क्षेत्रों का तापमान 30 डिग्री से नीचे रहता है। कभी कभी 40 से 50 डिग्री नीचे तक भी पहुंच जाता है। द्रास दुनिया का सबसे ठंडा स्थान है। पहला स्थान साइबेरिया दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा स्थान है। पहला स्थान साइबेरिया के व्लादिवोस्तोक है। साइबेरिया का मतलब मित्रों रूस में एक स्थान है साइबेरिया, और वहाँ का भी जो सबसे ठंडा क्षेत्र है उसका नाम है व्लादिवोस्तोक। अतः समझ सकते हैं कि उस क्षेत्र में हमारे जवान किन परिस्थितियों का सामना करते हैं। वायुसेना को भी इन घुमावदार पहाड़ियों में बर्फीली हवाओं का सामना करना पड़ता है। ऊंचाइयां बढ़ने के साथ ऑक्सीजन की भी कमी होती जाती है और लगातार ऊंचाई पर चढ़ने से हमारे जवानों और पायलटों की सांस लेने में तकलीफ होती है। कारगिल क्षेत्र की सुरक्षा का मासिक खर्च जो है 30 अरब तथा सियाचिन क्षेत्र का 90 करोड़ रुपए होता है। ठीक है, कारगिल में घुसपैठ। मित्रों, घुसपैठ के बारे में थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। जनवरी 1999 में लाहौर बस यात्रा के द्वारा संबंधों में सुधार का प्रयास हमारे प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी जी ने किया था, सब लोग जानते हैं। इधर हम संबंधों को सुधारने में लगे रहे, उधर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI, सेना और सरकार की मिली भगत से पठानी वेशभूषा में भारत के द्रास, कारगिल, बटालिक आदि लगभग 20 पहाड़ियों तथा 150 किलोमीटर तक घुसपैठ करके कब्जा जमाने में लगी रही। पीछे से पाक सेना इन घुसपैठियों को नियंत्रण रेखा पार करके आधुनिक हथियार, औद्योगिक उपकरण एवं गोला बारूदों की आपूर्ति कर रही थी। प्रश्न यह उठता है कि इतने बड़े क्षेत्र पर घुसपैठिए अधिकार इतनी जल्दी कैसे कर लिए। इतने बड़े क्षेत्र पर इतना शीघ्र अधिकार करना संभव नहीं है। इसकी योजना 1998 में पाकिस्तान बना चुका था। सर्दी प्रारंभ होने से पहले वर्ष 1998 में जब हमारे जवान उन क्षेत्रों के बंकरों को खाली करके नीचे आ गए थे, तो घुसपैठिए 15-20 किलोमीटर भारतीय सीमा में घुसकर उन्हीं बंकरों में अपनी पोजीशन को बना लिया था। जब भेड़ चराने वाले चरवाहों ने इसकी घुसपैठ की सूचना भारतीय अधिकारियों को दी तो वे अनदेखी कर गए। सच्चाई का पता लगाने के लिए जब पहली गश्त टुकड़ी को भेजी गई तो घुसपैठियों ने उन्हें मार गिराया। जब कई दिनों तक गश्त टुकड़ी वापस नहीं लौटी तो उसका पता लगाने के लिए दूसरी टुकड़ी भेजी गई तो घुसपैठियों ने उन्हें पर भी गोलियां चलाई। कुछ मारे गए, कुछ भागकर वापस आकर भारतीय अफसरों को सत्य से अवगत कराया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए मित्रों, जो हमारे सुरक्षा का क्षेत्र है, यहाँ की सूचना कौन दिया? चरवाहों ने, भेड़ चराने वालों ने। हमारी खुफिया एजेंसी क्या कर रही थी उस समय? ऐसा तो नहीं है कि खुफिया एजेंसी हमारे पास नहीं है। ठीक है, खुफिया एजेंसी हमारे पास मोटा वेतन उठाकर जो है वो तनख्वाह खाए और भेड़ चराने वाले उनका कार्य करें। ये हमारे लिए कितने जो है अपमान की बात है हमारे देश की व्यवस्था के लिए। ठीक है मित्रों, हालांकि भेड़ चराने वाले चरवाहों को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। बाद में आतंकवादियों ने इन चरवाहों को भी अपना निशाना बनाना शुरू किया था, क्योंकि इन्होंने ही खबर दी थी। ठीक है,
चलिए, इसमें हम कार्यवाही नहीं पढ़ेंगे। बाकी मित्रों, देखा जाए तो ये सीधा संघर्ष नहीं है, हम केवल जो है अपने क्षेत्र को, अपने जो है बंकरों को घुसपैठियों से खाली कराने के लिए अपनी हमने सैनिक कार्यवाही की थी। ठीक है, शायद पाकिस्तान को यह भ्रम था कि भारतीय जो है पहाड़ी युद्ध कला में निपुण नहीं है, ये इतनी ऊंचाई पर हम कब्जा कर लेंगे तो ये जो है प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चीन युद्ध में हमारे पास पर्वतीय डिवीजन का अभाव था, जिसके कारण हम युद्ध हार गए थे। लेकिन 1999 की कारगिल युद्ध की सफलता ने संपूर्ण विश्व के सामने ये सिद्ध कर दिया कि भारतीय जवान अब किसी भी आक्रमण को कम खर्च में, कम से कम जो है सुविधाओं में भी करने में सक्षम है, अपने साहस और अपने पौरुष के बल पर। ठीक है, और संपूर्ण विश्व को इन्होंने दिखा दिया कि अब हम पहले 1962 वाले भारतीय सैनिक नहीं हैं, अब हमको पहाड़ी युद्ध कला लड़ना भी आता है और अपने क्षेत्र की सुरक्षा करना भी आता है, और इतनी ऊंचाई पर भी लड़कर हम अपनी जो है चौकियों की रक्षा करने में और उन पर पुनः अधिकार करने में हम सक्षम हैं। ठीक है, संपूर्ण विश्व जहां एक तरफ से जो है ये मानता था कि इतनी ऊंचाई पर कोई भी सेना जो है नीचे से जाकर कब्जा नहीं कर सकती थी, वहीं हमारे जवानों ने उस असंभव कार्य को भी संभव कर दिखाया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये स्थिति है हमारे यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था की। यहाँ पर आपको हम ये भी बता दें कि संघर्ष में अगर हमारे पास बोफोर्स तोपें नहीं होती, वही बोफोर्स तोपें जो एक प्रकार से जो है राजनीतिक विवादों से बहुत दिनों तक घिरी रहीं, जिसमें राजीव गांधी जी फंसे थे। ठीक है, हालांकि उस समय राजीव गांधी जी की दूरदर्शिता का ही परिणाम था कि ये जो है तोपों का सौदा स्वीडन से हो चुका था। ठीक है, और उस समय श्री राजीव गांधी ने बोफोर्स तोपों का सौदा जो है स्वीडन से किया था, जिसमें 410 तोपें खरीदी गई थी और 1000 तोपों को भारत में ही तैयार किया जाना था। इन तोपों ने 6 जून से ही तोलोलिंग पहाड़ी, यानी वो तो सब जो है मित्रों कारगिल वाले क्षेत्रों पर इनको जो अधिकार करना था, वो सब पहाड़ियों के नाम है। ठीक है, तो इसमें बोफोर्स तोपों ने जो है महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई थी। अब इस युद्ध से जो हमें प्राप्त राजनैतिक एवं सैनिक शिक्षाएं मिलती हो इस प्रकार हैं। इसमें जो है भारतीय सेना का जो पहला नंबर है, गुप्तचर व्यवस्था की कमियां उजागर हुई। कहने का मतलब गुप्तचर व्यवस्था है, लेकिन सूचनाएं कौन दिया? हमारे भेड़ चराने वाले गड़रियों ने, चरवाहों ने कह सकते हैं। ठीक है, और भारतीय जवानों ने वो कर दिखाया जो विश्व के किसी राष्ट्र के लिए भी संभव नहीं था, क्योंकि संपूर्ण विश्व में ये कहा जाए, ये विश्व में भी ये आवाज़ हो रही और उठ रही थी कि भारत अब जो है इन ऊंची पहाड़ियों पर अपना कब्जा दोबारा नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए, राजनीतिक विवादों से घिरी बोफोर्स तोपों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की कारगिल युद्ध में, क्योंकि संभवतः अगर भारत के पास बोफोर्स तोपें नहीं होती तो शायद जो है इतनी ऊंचाइयों पर कब्जा करना भारत के लिए असंभव भी हो सकता था, नहीं तो कठिन तो जरूर होता। इस युद्ध से यह सिद्ध हो गया कि कम संसाधनों में भी भारतीय जवान असंभव से असंभव कार्य को भी संभव करके दिखा सकते हैं। बोफोर्स की राजनीति यह प्रमाणित करता है कि भारतीय राजनीतिक ढांचा सुरक्षा मामले में अपने राजनीतिक स्वार्थों से ऊपर उठ ही नहीं पाया। यानी दूसरी पार्टी का कोई करता है तो वह बुरा है, खुद करते हैं तो खराब कार्य भी अच्छा है। ठीक है, पाकिस्तान की काली करतूत दोबारा पूरी दुनिया के सामने उजागर हो गई। भारत पाकिस्तान के प्रति बार बार नरम रुख अपना कर पाकिस्तान के मनोबल को बढ़ावा देता नजर आया। मित्रों, यहाँ पर मनोबल को बढ़ावा देने का मतलब यही है कि 1900 जब पहला युद्ध लड़ा था पाकिस्तान ने 1947-48 में, वहाँ पर हमने जो है नियंत्रण रेखा को स्वीकार कर लिया संयुक्त राष्ट्र संघ के कहने पर, जबकि उस समय हम चाहते तो पूरे कश्मीर पर जो है अधिकार करने के बाद छोड़ सकते थे, या थोड़ा सा कश्मीर भारत का पाकिस्तान के भागों पर भी कब्जा कर सकते थे उस समय। यहाँ पर ये कमियां नजर आई पहली बार। और दूसरी बार जब दूसरा युद्ध जो भारत और पाकिस्तान के बीच में 1965 में हुआ था, तो 1965 के पहले हम 1962 के चीन युद्ध के बारे में बात करेंगे। 1962 में जो भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था, वहाँ जो है हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को थोड़ा सा भूल गए कि जहाँ पर ना तो कोई अस्थायी शत्रु होता है, ना अस्थायी मित्र होता है, और हम वहाँ पर चाणक्य
आचार्य चाणक्य के कथन को भी भूल गए कि पड़ोसी ही सबसे बड़ा शत्रु होता है। वहाँ हम चीन पर इतना बड़ा भरोसा कर लिए तो उसने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा क्या दे दिया कि हम लोग उसी खुशी में झूम उठे और 100% भरोसा कर लिया। और जिसका जो है उसने बदला, जिसका जो है उसने अंजाम दिया बाकी भारत के साथ विश्वासघात करके। ठीक है, 1965 की लड़ाई को आप ले लीजिए। यहाँ पर जो है अगर देखा जाए तो हमारे भारतीय जवान कहाँ पूरे लाहौर पर कब्जा कर लिए थे, लेकिन हमारा राजनीतिक मंच जो है भारतीय जवानों से कमज़ोर नज़र आया। भाई भारतीय जवान अपने मेहनत करके, अपने पौरुष के दम पर, अपने साहस के बल पर, अपने हथियारों के बल पर अजय पैटर्न टैंकों को भी हराते हुए जाकर जो है लाहौर तक कब्जा कर लिए थे। ठीक है, लेकिन अंत में हमारे राजनीतिक मंच में ताशकंद समझौते में भारत जो है वो सब कुछ हार गया जो उसने जीता था। ऐसी स्थिति में हमारे भारतीय राजनेताओं को इजराइल से सीख लेनी चाहिए। ठीक है, इजराइल से सीख इसलिए लेनी चाहिए कि कोई भी युद्ध हमने प्रारंभ नहीं किया, लेकिन हमारे दुश्मन को भी ये पता चल जाए कि अगर जो है हम युद्ध प्रारंभ करते हैं तो अगर दोबारा अगर भारत ने कब्जा कर लिया तो छोड़ेगा नहीं। ठीक है, इससे जो है अपने देश की छवि, हमारे सैनिकों का मनोबल जो है प्रभावित होता है। अगर राजनीतिक मंच हमारा जो है कमजोर हो जाता है तो वो तो बैठ के राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हमारे सैनिकों का मनोबल प्रभावित होता है। ठीक है, 1965 में, जबकि 1965 में कच्छ के रण क्षेत्र को लेकर किया गया था, ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाया था पाकिस्तानियों ने। वहाँ संपूर्ण दुनिया में ये भारत के अत्याचारों को जो है दिखाना चाहते थे, जैसा कि कभी भारत ने पाकिस्तानियों पर कश्मीरियों पर कभी किया ही नहीं। ठीक है, 1971 के युद्ध को ले लीजिए। संपूर्ण विश्व के सामने पाकिस्तान की ये काली करतूत नजर आई कि ये जो है अपनों का नहीं हुआ दूसरों का क्या होगा। जो अपने देश के जो है उन मुसलमानों के साथ भी भेदभाव कर सकता है, ऐसा पाकिस्तान जो है कितने भरोसे के लायक है। हालांकि संपूर्ण विश्व के मुस्लिम राष्ट्रों में सबसे ताकतवर राष्ट्र है पाकिस्तान, लेकिन अन्य राष्ट्रों को भी ये समझना चाहिए कि वही पाकिस्तान जिसने बंगाली मुसलमानों के साथ भेदभाव करते हुए अपनी शक्ति को स्वयं आधा कर लिया, और उतना ही नहीं, अपनी तानाशाही इच्छाओं को पूरा करने के लिए उनके साथ इतना बुरा अत्याचार किया। ठीक है, संपूर्ण दुनिया और संपूर्ण मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाओं को अंजाम दिया उसने। ऐसा संपूर्ण विश्व को भी ये चीज़ सोचना चाहिए। इतना ही नहीं, यहाँ पर देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक मंच जो है वो भी कमजोर नजर आया। संयुक्त राष्ट्र संघ कुछ नहीं कर पाया इस मामले पर, और उसके जो है जो जिम्मेदार राष्ट्र थे, जिसमें अमेरिका जैसे राष्ट्र थे और ये चाइना जैसे राष्ट्र हैं, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो, ये सब के सब जो है इस महातांडव को देखते रहे और ऊपर से भारत को जो है कोई भी कार्यवाही ना करने की बराबर जो है चेतावनी देते रहे। ये कंडीशन थी उस समय। यानी जब जो है एक मुस्लिम राष्ट्र पर दूसरा मुस्लिम राष्ट्र आक्रमण करके वहां पर जो है इतना भयानक अत्याचार मारकाट कर रहा था, तो संपूर्ण विश्व केवल इस घटना को देखता रहा। ठीक है, और बांग्लादेश को बचाने के लिए कोई नहीं आया, ना बचा सकता है। इसके बाद हालांकि देखा जाए तो भारत और बांग्लादेश को तो भारत का एहसान मानना चाहिए। वर्तमान समय में जो दो सरकारें यहाँ पर बनती हैं, एक होती हैं जो है जियाउर रहमान, क्या बोलते हैं, एक होती हैं जो है खालिदा जिया, एक होती हैं शेख हसीना। हालांकि शेख मुजीबुर रहमान की पुत्री हैं शेख हसीना, और शेख जो है जियाउर रहमान की पत्नी है जो है खालिदा जिया। इन दोनों ही व्यक्तियों पर भारत ने बहुत बड़ा एहसान किया है। वही शेख मुजीबुर रहमान जिनको जो है पाकिस्तान ने जेल में बंद कर दिया था,